एसपी मित्तल टॉक शो में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ अजमेर नगर निगम के मेयर श्रीमान धर्मेंद्र जी गहलोत मेरे साथ हैं। गहलोत साहब, आपका स्वागत है। मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, इससे पहले बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्र गहलोत उन सफल राजनीतिज्ञों में से एक हैं जिन्हें अजमेर जैसे महानगर का दूसरी बार मेयर बनने का अवसर मिला। और अब चूंकि आपका कार्यकाल 21 अगस्त या 24 अगस्त को कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो इस मौके पर मुझे लगा कि धर्मेंद्र गहलोत से बात की जाए और जो अजमेर के मुद्दे हैं उनको रखा जाए और जो आम जनता के सवाल हैं आपके कार्यकाल को लेकर वो आपसे पूछे जाएं। धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका ये दूसरी बार का जो कार्यकाल रहा, आपको अब कैसा लगता है? देखो, बिल्कुल निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में काम करने का जब मौका मिलता है, फिर काम में कलम में अगर ताकत आती है जी, तो निश्चित रूप से इससे बढ़िया खुशी तो कुछ होती नहीं। और आप सब लोगों की शुभकामनाओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम से तीसरी बार मेरे को ये मौका मिला। 2 बार तो मैं मेयर रहा हूँ। अच्छा। और 1 बार मैं उपसभापति भी रहा हूँ। उपसभापति। 2000 से 2005 तक उपसभापति रहा, 2005 से 2010 तक मैं सभापति और मेयर रहा। हाँ। फिर 2015 से 20 के अंदर ये रहा। तो निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में अगर इस प्रकार का काम करने का अवसर मिलता है तो उससे खुशी की कोई बात बड़ी होती नहीं है। धर्मेंद्र भाई, अजमेर उन महानगरों में से एक है जिसमें यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है। हम देखते हैं कि जो पुष्कर का तीर्थ क्षेत्र है उसका कुछ इलाका इसमें लगता है। यहाँ सोनी जी की नसिया है। ये पृथ्वीराज अंतिम में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का यह किला है। मतलब अजमेर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी ख्याति प्राप्त है। तो आपको क्या इन सब चीज़ों, इस महानगर का 2 बार मेयर रहने का जो अवसर मिला, वो आपको गर्व महसूस होता है? बिल्कुल। देखो, अपनी माटी से गर्व अपन को करना ही चाहिए। और फिर गर्व तो और जब बुलंदियां को प्राप्त कर गया, जब अभी नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि के पूजन के समय में अजमेर का जिक्र किया। और निश्चित रूप से अजमेर का जिक्र कौरव पांडव के समय में, पांडवों के समय में, महाभारत के समय के अंदर आया है। अगर स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करो तो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इसके बात आया है। यदि आर्य समाज की स्थापना की और दयानंद सरस्वती जी को भी अपने पूर्ण जीवन की आहुति देने में अंतिम समय में आना पड़ा हो, तो यहाँ से ही 5 कदम की दूरी पे उनका निर्वाण स्थल है। निश्चित रूप से अगर जैन समाज का अपन देखें तो जैन समाज का भी यहाँ पे हुआ है। रेलवे होने के कारण यहाँ पर प्रत्येक समाज यहाँ पर आया है। हर स्टेट का आदमी आपको मिलेगा, महाराष्ट्र का मिलेगा, बंगाल का मिलेगा, गोवा का मिलेगा। इस प्रकार से सारा कल्चर है। एजुकेशन के स्तर पे अगर हम देखें तो मिशनरीज स्कूलों ने खूब यहाँ पे, जैसे आर्य समाज ने अपनी स्कूलों की स्थापना की, इस प्रकार से मिशनरीज ने अपनी स्थापना की है। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा। और फिर हिंदुत्व का सारी दुनिया में घूम लो और जब तक यहाँ पे पुष्कर ब्रह्मा जी के दर्शन न करो, पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर, इसके नाते आओ, फिर सारी जगह आप कर लो। और दरगाह के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है वो अगर दरगाह नहीं पहुंचता है तो उसका अपना कमी सी महसूस करता है। तो हर धर्म का यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सिटी है वो सिटी का ऐतिहासिक है, पौराणिक है और साहसिक भी। पृथ्वीराज चौहान ने पूरी लड़ाइयाँ लड़ी। और यहाँ पे चंद्रवरदाई का वो भी है जो 4 बात 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण ताई पे सुल्तान अहमद चूके चौहान, ये यहाँ पर चंद्रवरदाई की है भी धरती। तो उस धरती का सेवा करने का और जन को सेवा करने का प्रशासन के माध्यम से मुझे मौका मिला, इसका मुझे गर्व है। धर्मेंद्र भाई, आपका ये दूसरा कार्यकाल अब पूरा हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी उपलब्धि हैं जो गिनाना चाहेंगे आप इस मौके पे? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, उपलब्धियां इसको मैं नहीं कह के, इसमें कि सेवा करने का मौका मिला। तो सेवा को मैं कितने प्रकार से वहां तक पहुंचा सका। इसके अगर अलग अलग हेडवाइज देखोगे तो हमने कई प्रयोग इसके अंदर किए। अब क्या, अगर सब नगर निगम से संबंधित होता है कि भाई सफाई का क्या किया, तो सफाई के अंदर हमने यहाँ पे देखा हो तो आपने डोर टू डोर हमने यहाँ पे प्रारंभ किया। तो जो लोग बाग खाली कचरे को फेंक दिया करते थे, वो अब घर घर पे टेम्पो पहुंचने लगा है। तो हर वार्ड के अंदर 2 टेम्पो जाते हैं। तो 60 नगर निगम के खरीदे हुए थे, 60 ठेकेदार के थे। अब हमने 60 और खरीद लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से। तो पूरे 120 हमारे पास हो गए हैं। तो ये डोर टू डोर वाला शुरू हुआ। फिर कचरा आपने देखा हो तो डिपो पे कई जगह खुले डिपो थे, तो खुले डिपो पे पड़ा रहता था। उस डिपो को हमने कवर करने का काम किया, हर एक कंटेनर लगाए, उसको कवर करने का काम किया। फिर एक बात मन में पीड़ा होती थी और लोगों के व्यंग भी आते थे कि जब मेन रोड्स पे सफाई का काम चलता था तो आम जन के मुंह से निकलता था कि आज कोई वीआईपी विजिट हो रही दिखती है, इसलिए मुख्य सड़कों पे झाड़ू लग रही है। तो जब ये बात ध्यान आई तो मुझे आया कि जिस जनता ने मुझे बनाया है, जिस जनता का हम यहाँ पे रह रहे हैं, उसको वो
हमारी सबसे बड़ी वीआईपी है। तो हमने एक नई व्यवस्था शुरू करी कि दोनों टाइम वार्डों की जो अलग व्यवस्था थी उस वार्डों की अलग व्यवस्था से हटाकर हमने मुख्य सड़कों की सफाई का काम शुरू किया। इसका परिणाम है कि अजमेर शहर नगर निगम जहाँ से प्रारंभ होती है सीमा, वहाँ के जो डिवाइडर है उस डिवाइडर पर आपको मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। ये इतना बड़ा सौभाग्य हमारा है। और फिर कई जो नाले नूली जो कवर करने का था, नसिया जी जो बहुत अच्छा स्थान है उसके सामने खुला नाला हुआ करता था, उन नालों को कवर करने का काम किया। दरगाह के सामने आप अक्सर देखते थे कि अक्सर आंदोलन दरगाह वाले करते थे कि जब भी नल चलते थे वो पानी फैल जाता था दरगाह के सामने, और जो जाहिरन अंदर जाता था वो गंदे पानी की एक पूरी छवि लेके जाता था। उसको हमने त्रिपोलिया गेट से लेकर दरगाह तक किया। अभी सेकंड फेज का काम और करना बाकी है, किंतु वो जो किया उसका परिणाम ये रहा कि जब नल चलते हैं अब वो जो समस्या है वो लगभग से खत्म सी है, वो बारिश के समय में है जो आती है। तो निश्चित रूप से ऐसे कई हमने इनोवेशंस इसमें सफाई की व्यवस्था को लेके किए। इसी प्रकार से जब बात चलती है इसकी सोलर की यूज, उसका ऊर्जा को काम में लेना चाहिए, तो हमने पहली बार अजमेर के अंदर नगर निगम की बिल्डिंग, जो सरकारी बिल्डिंग नगर निगम की और गांधी भवन के, इन बिल्डिंगों पर हमने सोलर का किया। उसका लक्ष्य ये हुआ कि इसके हमारे बिजली के बिल कम हुए। राजस्थान के अंदर पहले CFL थी, वो CFL भी हम लाए, पहली बार राजस्थान में हमने सोडियम से हटा के वो किया। अभी LED लाइटें आई, इस LED लाइटों के कारण भी हमारे बिजली के बिलों में बचत होने लगी। तो हमने ये नया इनोवेशंस किया। जो हमारी बिल्डिंगें थी नगर निगम की, शहीद स्मारक, और इन स्मारकों को हमने लाइटिंग से सजाने का जो 12 महीने ही वो लाइटों से चमकती हुई आपको नजर आती रही। इस प्रकार से कई ये लाइट्स के मामले में हमने किए। इसी प्रकार से हमने एक नया इनोवेशन इस बात का किया कि हमेशा विकास समितियां कहती थी और सरकारी तंत्र रहता था, हमने विकास समितियों को इस बात की जिम्मेवारी देना शुरू की कि गार्डन की आप समस्याओं के लिए आते हो तो गार्डन की समस्याओं में हम आपको आदमी देते हैं, इसकी मॉनिटरिंग आप करोगे, गार्डन के ठीक करने की मॉनिटरिंग आप करोगे, आप देखभाल करोगे। उसका परिणाम रहा कि आज शहर के अगर वैशाली नगर की तरफ जाओ, आप आदर्श नगर की तरफ जाओ, शास्त्र नगर की तरफ, अजय नगर की तरफ जाओ, ढोला बाटा की तरफ जाओ, तो आपको ये एक से एक गार्डन व्यवस्थित देखने को मिलेंगे। और वहाँ की जो विकास समिति है वो देती है, उसके वहाँ के आदमी का पेमेंट हम करते हैं। तो निश्चित रूप से विकास समिति के माध्यम से एक, मैं जैसे आपको छोटा सा एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक वैशाली नगर में वीर उद्यान होते हैं, जो वीर कुमार जी जो स्वर्गीय सभापति रहे हैं, उनके नाम से वीर उद्यान था। उसको हम जब ठेके के माध्यम से कराते थे तो वहाँ 30,000 रुपये हमारा खर्चा आता था। और जब 30,000 के खर्चे में भी जब मैं जाता था वो राउंड लेने, तो वहाँ की विकास समिति किसी न किसी प्रकार से शिकायत करती थी कि साहब ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। उस विकास समिति के साथ बैठे, उनको 2 आदमियों की वहाँ पे आवश्यकता थी, हमने 2 आदमियों की वहाँ पे व्यवस्था की। उसके बाद वहाँ पे वो ठीक होने का काम शुरू हुआ। जो 30,000 का खर्चा था वो हमारा 11,000 रुपये में हो गया, तो हमारा 20,000 बचत भी हुई और विकास समिति उसकी मॉनिटरिंग करने लगी। तो इस प्रकार के कई प्रयोग वहाँ पे हुए। नए नए गार्डन, सुभाष उद्यान अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल उसका आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो सुभाष उद्यान केवल खर्चे का काम रहता था, जो सुभाष उद्यान गंदगी का काम रहता था, जिस सुभाष उद्यान में फकीर बैठा करते थे, गंदगी रहती थी, उस सुभाष उद्यान का हमने पूरा परिवर्तन एक बार में ही उसको किया। इसका परिणाम है कि अब 1 करोड़ रुपए सालाना खर्चे के बजाय नगर निगम की इनकम वहां से प्रारंभ होने की चीज हो गई। इसी प्रकार से शिवाजी की मूर्ति थी, शिवाजी समाज से जो आई बात के शिवाजी के महापुरुष की मूर्ति बननी चाहिए, उस मूर्ति को हमने किया। इसी प्रकार से जो भामाशाह लोग हैं, उन भामाशाहों के माध्यम से हमने लोगों से संपर्क किया। तो आपको ध्यान हो तो मिराज मॉल के सामने मैं मालू साहब के समय आभार व्यक्त करता हूँ कि मालू साहब ने अपना सहयोग दिया। मालू साहब के कारण वहाँ पे अपने नगर निगम ने तो दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगाई, मगर उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में सत्यश्री गार्डन बनाया। तो जो आपको कचरा डिपो और कचरा गंदगी जो दिखती थी वो ठीक हुई। मेडिकल चौराया हमने उसको छोटा किया, रुद्रदत्त मिश्रा जी के नाम से जो था। पीछे नेहरू जी की जो मूर्ति हुआ करती थी वहाँ पे भी देखो आप झाड़ी झंखाड़ थे, उसको सारे को ठीक करके व्यवस्थित करके जो ये आपके सतगुरु ग्रुप है उसको दिया। तो ऐसे हमने वहाँ पे पार्वती उद्यान, दुर्गा पार्वती ऑयल मिल वालों को दिया। ऐसे कई भामाशाहों को हमने तलाश कर करके उनको वहाँ पे काम संभला है। इसी प्रकार से सड़क के काम है और भी काम है, तो खूब काम हमारे इस बोर्ड के कार्यकाल के माध्यम से हो गए। ये तो आपने सारा गिनाया कि क्या क्या आपकी अभी उपलब्धि रही मोटे मोटे तौर पर, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ काम जो आप करना चाहते थे वो आपने नहीं कर पाए? बिल्कुल निश्चित रूप से शहर के अजमेर में हमने बहुत एक सपना देखा था कि स्मार्ट सिटी हम ला रहे हैं, स्मार्ट सिटी का चयन हुआ था। और स्मार्ट सिटी का मेरा शुरू से भी विरोध रहा था, मगर कोई न किसी कारण प्रदेश स्तरीय निर्णय से यहाँ पे स्मार्ट लिमिटेड कंपनी बना दी। और वो कंपनी बना दी, वो कंपनी में मैंने चिट्ठी भी लिखी कि अधिकारी चेंज होते रहते हैं। अधिकारी चेंज होने से एक अधिकारी आता है जिसका देखो एक सीधा उदाहरण मैं बताता हूँ कि ब्रह्मपुरी का नाला था, वो कवर्ड होने का ठेका हुआ, ठेका होकर
टेंडर होके वर्क ऑर्डर दे दिया गया। वर्क ऑर्डर देकर देवनानी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, मंत्री जी को उद्घाटन करने के बाद वो नाले पर कवर करने का काम दिया, क्योंकि उसमें बाद में दूसरे अधिकारी आ गए। उनका यह कहना था कि साहब टेक्निकल रूप से कवर नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं है। तो मेरा कहना था या तो फिर पहले वाले जो टेक्निकल अधिकारी या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो या इनके करो। मगर आप ये देखें कि इसमें जो रहा कि बार बार जो अधिकारी चेंज होते थे, और अभी जो मैं बहुत अभी इस बारे में तो संतुष्टि है मेरे को कि अभी जो नए अधिकारी आए दोनों, जो कलेक्टर साहब हैं और जो हमारे निगम के आए, उन दोनों की जिस गति से वो काम कर रहे हैं, जिस गति से उन्होंने रुके हुए कामों को वापस स्टार्ट करने का काम किया, तो उम्मीद जगाई जा सकती है कि निश्चित रूप से इस काम को बढ़ाएंगे। नहीं तो पिछले 1.5 साल से तो वो जो कलेक्टर और हमारे निगम के अधिकारी वो दोनों ही नूरा कुश्ती लड़ रहे थे, इधर की फाइल उधर, उधर की फाइल इधर। तो मेरा ये निवेदन था कि योजना ये एक खत्म करना चाहिए, और दूसरा एक और है कि राजस्थान में ये यूआईटी और एडीए की व्यवस्था है, इस चीज को खत्म करना चाहिए। अच्छा, कोई संस्था केवल नगर निगम के अधिकारों को छीन कर बनाई हुई ये संस्था है। इसके अलग एक सारे इसके अधिकारी भी आप देखोगे तो सब डेपुटेशंस पे तो अलग अलग एक शहर के अंदर 2-2, 3-3 तरीके की जो संस्थाएं चलती है, तो उस संस्थाओं के कारण कहीं ना कहीं गति में कमी आती है। तो इसलिए निश्चित रूप से एक गति, एक संस्था होनी चाहिए। तो कई रुके हुए काम है, तो जो 1.5 साल से जो गति हुई थी उसके होना चाहिए। तो कई काम ऐसे थे जिसके एलिवेटेड रोड का भी काम देखो अब जाके स्पीड में आया। कई आपने 1.5 साल के अंदर देखा हो तो रुके हुए काम हुए। तो कई स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहर में नए काम देखने को मिले। मगर किंतु ऐसे बहुत थे, जैसे हमारे आना सागर की चौपाटी थी, वो अब इसी हो गई, वर्क ऑर्डर दे दिया, वर्क ऑर्डर देके वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिया उसका। तो बन सकती थी वो चौपाटियां, हो सकते थे काम, मगर कई काम ऐसे रुके। धर्मेंद्र भाई, ये जो आपका अभी सेकंड टाइम का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें 3.5 साल ऐसे रहे जब अजमेर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का राज, भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, आपकी पार्टी का राज रहा। और ये ऐसा सुनहरा अवसर था जब अजमेर बहुत तेज़ी से विकास कर सकता था, क्योंकि कोई बाधा नहीं थी, अजमेर से फाइल चली और दिल्ली तक निकल सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि जो अजमेर का जो मास्टर प्लान है वो तक अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अजमेर में बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप बात सही कह रहे हैं। इसमें तो देखो मास्टर प्लान में न तो केंद्र सरकार है न राज्य सरकार है, ये लोकल सरकार के निर्णय था। ये इसका मास्टर प्लान का जो गार्जियन है, जो बनाने का कस्टोडियन है, उसको बनाने का काम था एडीए का। एडीए में चर्चाएं चलती रही। आज मास्टर प्लान है, ऐसा नहीं कि मास्टर प्लान नहीं है, मास्टर प्लान आज भी अजमेर में लागू है। किंतु उसमें कुछ कमियां थी। मतलब पुराना वाला अलग है, नया वाला अलग है, उससे करके बिल्कुल करना चाहिए था। जिस मास्टर प्लान को पिछली बार को बनाने वाले ने, जिसने भी पाप किया, वो पाप का दोष ही है। मैं ये कहता हूँ कि हाथी बाटा जो है, हाथी बाटा जो 30 फुट की गली है, वो तो मास्टर प्लान में कॉमर्शियल है। और जो वैशाली नगर है वो 120 फुट का रोड, वो मास्टर प्लान में कॉमर्शियल नहीं है। और उसमें पेच है, इतना छोटा सा पेच, ये कॉमर्शियल रहेगा, ये फिर आवासीय रहेगा, फिर ये छोटा सा कॉमर्शियल रहेगा। तो जिसकी भी उस समय बनाने की कुमंशा रही, भाई क्या कारण था कि इतना सा पॉकेट तो आवासीय रहेगा, इतना कॉमर्शियल रहेगा। तो निश्चित रूप से मास्टर प्लान में जो थी कमियां, उसको दूर करके लागू करना चाहिए। तो इससे अजमेर जगत का, व्यापार जगत का लाभ भी होगा, और निश्चित रूप से ये जो बार बार आरोप प्रत्यारोप रखते हैं वो भी चीज के खत्म होंगे। मैं धर्मेंद्र भाई यही कह रहा हूँ कि जो ये विसंगति आप देख रहे हो पुराने मास्टर प्लान में, नए मास्टर प्लान में, जिससे आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत दिक्कतें हैं, लोगों को परेशानी भी हो रही है, तो क्या कारण है कि इस समस्या का समाधान उन 3.5 साल में नहीं हो सका जब आपका राज था पूरी तरह? देखो, मैंने फिर आपसे निवेदन किया कि राज का नहीं है, ये एडीए से संबंधित चीज है। तो एडीए में भी आपके निश्चित रूप से जो एडीए को बनाना चाहिए था, जो भी नहीं बना पाए। अब हाई कोर्ट भी जो माननीय उच्च न्यायालय है, वो भी गुलाब जी कोठारी वाले निर्णय में क्या कहती है, आप कुछ ही करो मगर मास्टर प्लान लागू करो। अब वो मास्टर प्लान लागू नहीं हो रहा। सरकारें के भी बार बार निर्देश यही आ रहे हैं कि मास्टर प्लान लागू हो, मास्टर प्लान लागू हो। तो निश्चित रूप से अजमेर शहर के लिए जो भी है, जैसा भी है, उसको मास्टर प्लान को लागू करना चाहिए, ताकि इसको व्यवस्था से चलाया जा सके। और जहां तक केंद्र सरकार का आप बात जिक्र कर रहे थे, तो आप देखो स्मार्ट सिटी का फंड वहां से आया, अमृत योजना का फंड वहां से आया, हृदय योजना का फंड वहां से आया। तो निश्चित रूप से जो फंड आए, तो अमृत योजना का फंड था, तो आज जो 100 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी से 50 और 50 अमृत योजना से जो निकाल के जलदाय विभाग को दिया, जो आज पानी शिफ्टिंग के लाइनें, जो आपकी जो पुरानी सीमेंट की लाइनें थी, वो खत्म होकर जो हो रही है। और निश्चित रूप से अब लाइनों के बाद इनको जो प्रेशर के पंप लगाने वो करने, तो आज 100 करोड़ रुपए इसको जलदाय विभाग को ट्रांसफर हो सके। तो ये केंद्र सरकार के अंदर अमृत योजना और वो थी दी हुई, इसके कारण वो आपको देखने को मिलेगा। तो अमृत योजना के कारण ही हमारा ये सुभाष उद्यान एक साथ हम पैसा लगा सके। इस अमृत योजना के कारण ही उसमें अमृत और हृदय योजना के तहत जो हमारे पास फंडिंग थी, उस फंडिंग के कारण आपने देखो तो राम प्रसाद घाट से लेकर जो चौपाटी बनाने का काम हुआ, जिसमें राम प्रसाद घाट के यहाँ आए दिन दुखांतिका घटती थी, वो दुखांतिका कम होकर आपके किशनगंज में शिव जी के मंदिर तक वो ये
ये चौपाटी बनने का काम हुआ है। इसके बीच में कई फाउंटेन भी लगे हैं, फूड कोर्ट भी बना है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, दरगाह की तरफ का क्षेत्र का विकास भी हुआ। तो निश्चित रूप से ये सरकार के, केंद्र सरकार के कारण फंडिंग्स आई है, इसके कारण हम उस विकास को कर सकें। धर्मेंद्र भाई, अजमेर में सीवरेज योजना पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, और लेकिन अभी तक भी उस सीवरेज योजना का लाभ लोगों को तो नहीं मिला है। और एक बात और कि जो पानी का, जो बिजली का बिल, पानी का जो बिल आता है, उसमें सीवरेज शुल्क भी नगर निगम सरकार की ओर से वसूला जाता है। तो क्या कारण है कि अजमेर में सीवरेज सिस्टम सफल नहीं हुआ? देखिए, सीवरेज का सबसे बड़ा था कि इसको दंश लग गया 20 साल पहले। ये जब इन्होंने शुरू करने के लिए उसके 1 साल के अंदर उसको बनाने का काम दिया। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि जब एजेंसियां बार बार चेंज होगी, पहले RUIDP रही, फिर ADA रही, फिर नगर निगम रही, फिर अब स्मार्ट सिटी आ गई। तो मतलब एक ही काम को करने के लिए एक समय तो RUIDP ने किया, वो RUIDP ने जितना किया वो संस्था ऐसे डेपुटेशन पे बनाई हुई थी, वो डेपुटेशन करके भंग हुआ, फिर उसको ADA ने आगे बढ़ाया, ADA ने उसको छोड़ दिया, फिर नगर निगम के पास आया, नगर निगम ने उस काम को शुरू किया, फिर अब जब नगर निगम का था अब स्मार्ट सिटी ने ले लिया। और आप स्मार्ट सिटी का तो अभी देख लो, मैंने तो आज ही न्यूज पढ़ी है, स्मार्ट सिटी की किस प्रकार से टेंडर हुए, क्या हुए, इसकी जांच DC साहब कर रही है। तो मतलब क्या है चीज, तो निश्चित रूप से इस चीजों का है कि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग होने के कारण इस स्पीड में कमी आती है। इसलिए मेरा बार बार यही निवेदन रहता है, सरकार को मैं पत्र के माध्यम से देता हूँ कि किसी एक को जिम्मेवार बनाओ, एक संस्था को जिम्मेवार बनाओ जिसको पूछ सकते हैं। नहीं तो RUIDP वाला कहेगा कि मैंने तो मेरा काम ठीक किया था, वो कहेगा मैंने मेरा काम ठीक किया था। जिसमें सबसे बड़ा दंश इसके अंदर ये रहा कि बाद में सरकारों ने इसको ध्यान में भी आ गया, तो फिर टेंडर्स में वही होने लगे। पहले लाइन डालने का काम अलग है, कनेक्शन देने वाले का काम अलग है। तो जिसने लाइन डाल दी उसकी सफाई का काम नहीं, जिसने सफाई कर दी उसको कनेक्शन देने का काम नहीं। फिर बाद में अब जो पैकेज बने हैं स्मार्ट सिटी में कि वो मिसिंग लिंक भी डालेगा, इसके सफाई भी करेगा, इसके चैम्बर्स कनेक्शंस भी देगा। तो निश्चित रूप से अगर एक संस्था रहती है, एक उत्तरदायित्व रहता है, तो उसमें उसकी जवाबदेही बनती है और सफल हो सकता है। किंतु अभी आना सागर के जो चारों तरफ है, अब इसको 3 टुकड़ों में किया है। आना सागर के जो चारों तरफ है उसको ये प्रगति से कर रहे हैं, क्योंकि लाइनें वहाँ पे डली हुई है। आना सागर का आपको ध्यान हो तो ट्रीटमेंट प्लांट चालू भी है, इसके अंदर हमने 2 नालों को उसको जोड़ा भी है, ट्रीटमेंट करके वो सीधा पानी ट्रीट होके उसमें आना सागर में जा भी रहा है। इसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि जो आना सागर पूरा FTL पे अभी पानी भरा हुआ है। हम सब भी जानते हैं कि आना सागर में कोई बरसाती पानी बरसात के दिनों में आता है, बाकी 12 महीने ही नाले और नालियों का पानी आता है। जिस आना सागर के पास हम निकल नहीं सकते थे, उस आना सागर के पास चौपाटियां बनी है, उस चौपाटियों पर बैठ के आनंद लेता है आदमी, फोटोग्राफी करता है। इसका परिणाम है कि वहाँ जो ट्रीटमेंट प्लांट बना वो, और जो फवारे लगे वो, जो डिविडिंग मशीन लगी वो, तो ये जो आना सागर की साफ सफाई वाला काम जो चल रहा है, इसके कारण है कि वो आना सागर अब रमणीय स्थल बन रहा है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे अब तो विश्राम स्थली के सामने भी जो पेज था उस पर चौपाटी बनने का काम चल रहा है, वो लगभग पूरा होने की स्टेज पे। धर्मेंद्र भाई, अभी आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई और इसमें भारत सरकार का योगदान भी रहा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट अजमेर में आया उससे काफ़ी स्थायी काम हुआ और आपको पैसा भी उससे मिला, तो आपको फिर वो स्टेट गवर्नमेंट से पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। और आना सागर के चारों तरफ जो पाथवे बनाया है वो लोगों के लिए अच्छी बात है। लेकिन धर्मेंद्र भाई, आपका जो कार्यकाल रहा अभी 5 साल वाला, इसमें एक लिफाफा पद्धति की बहुत चर्चा रही, तो आप बता सकते हैं लिफाफा पद्धति क्या है? मैं तो जो कहने वाले हैं वो पद्धति की वो उनसे पूछना चाहता हूँ कि है क्या लिफाफा पद्धति, वो बताएं। आपके लोगों ने कहा, मतलब आपके लोगों ने कहा कि सब जो है सारे पार्षदों को लिफाफा, तो ये जो लिफाफा आप देते थे क्या आप करते थे? ऐसा है कि ये सदन में भी विषय उठा था। और उसने माननीय मुख्यमंत्री जी की वहाँ पे जाके शिकायत भी की थी। और श्रीमान जी ने शिकायत में जितने 60 पार्षद बताए थे, वो 60 पार्षदों में उन्होंने कहा था कि 99% लेते हैं। मैं नहीं लेता। नहीं, वो तो खुद ने स्वीकार कर लिया, मैं भी लेता था, लेकिन अभी नहीं ले रहा। अब मैं नहीं लेता हूँ, पहले मैं लेता था। अब ऐसा उसका जिक्र किया तो निश्चित रूप से 99, 60 का 99 तो होता है 59.50 समथिंग। इसका मतलब कि मैं भी अपने आप को लिफाफा में खुद भी देता हूँ। तो ये ऐसे कई बार क्या होता है, मन की इच्छा अगर कहीं की पूरी नहीं होती है किसी की, तो वो किसी न किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाता है। किंतु अगर ये लिफाफा पद्धति, ये काल पिछली बार भी होली दिवाली के अवसर पे ये कहा जाता था मेरे पिछले टेनओवर में कि लिफाफा पद्धति है, तो एक बार क्या होता है कि किसी आदमी के बारे में कंसेप्ट बन जाता है यार कुछ है, तो फिर वो उसको मानता चलता है, चूड़ीदार चूड़ी चलता है। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं, मतलब आप मतलब जो है जो पार्षद हैं आपके, चाहे वो बीजेपी के या कांग्रेस के पार्षद हों, मतलब उनको कोई मंत्री लिफाफा नहीं मिलता है? नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं मिलता, कोई जरूरत नहीं है। हमारे सारे समाज सेवक हैं, समाज का काम करना है, लिफाफा किस बात का। धर्मेंद्र भाई, आप अभी आपके 5 साल का जो कार्यकाल है, इसमें एक आरोप आप पे लगा
कि आप क्या करते हैं कि आवासीय जो नक्शा होता है उस पर आप कमर्शियल निर्माण करवा देते हैं और बाद में जब सीज हो जाता है उस बेचारे का तो आप उसकी कोई मदद भी नहीं करते। तो इससे अजमेर में आज भी आप देखो कई ऐसे कमर्शियल निर्माण हैं जो वो सीज पड़े हुए हैं, तो इससे दिक्कत तो है ना। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो जो निर्माण है, हाँ, वो निर्माण न तो आवासीय होता है, हाँ, न कॉमर्शियल होता है। हाँ, निर्माण होता है, वो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार बनता है। हाँ, कोई नक्शा हमारे पास प्रस्तुत करता है, वो आवासीय और कॉमर्शियल नहीं है, हाँ, यूज है, यूज कॉमर्शियल है। हाँ, तो अब आपको हमारे पास अगर वो आवासीय नक्शा पेश करता है, हाँ, नियमानुसार उसका आवासीय नक्शा पास होता है। हाँ, आवासीय नक्शा पास होने के बाद अगर वो ये दोषारोपण करे कि भाई मैंने कहा था, हाँ, तो मैं तो कह दूंगा तू तो कूद जा आना सागर के अंदर, कूद जाएगा क्या? यही तो बात है कि आप उसके बारे में इतना बुद्धिजीवी अगर वो है, व्यापारी आदमी है, निश्चित रूप से तो ये आरोप गलत है। और फिर ऐसा है, ये भी जैसे एक रूमर है, तो है ना, कोई ऐसा श्रीमान आवे तो सही 5 साल में कि भाई आपने मेरे को कहा था कि तू है ना मैं तेरा कॉमर्शियल कर दूंगा या तू आवासीय कर दे। ऐसा कोई भी शख्स है नहीं, एक केवल ये भी एक चलाई हुई अफवाह है। आदमी स्वयं कुछ करता है तो निश्चित रूप से वो अगर है तो हमने उसकी सीजिंग की कार्रवाई भी की। और ये ऐसा नहीं है कि अभी सीजिंग अभी हुई है, ऐसा नहीं है कि सीजिंग अभी ये साल भर में, ये सीजिंग आपको देखो तो 15 साल से चल रही। 15 साल से हर बोर्ड आप अगर बाजी का लेंगे बोर्ड, रतनलाल जी का, उस समय क्या सीज नहीं हुई क्या बिल्डिंग है? वीर कुमार जी का हुआ तो वीर कुमार जी के समय विधानसभा में ललित भाटी जी ने हाई पावर कमेटी बनाई थी विधानसभा की, उस समय मॉल और वो नहीं उठे थे क्या? अनीता बघेल जी के समय में नहीं हुए थे क्या? मेरा ये क्या है, हर प्रसंग में चलते हैं, जिसका जैसा होता है उसका आरोप प्रत्यारोप लगता है निश्चित रूप से। और जब ये चीज आ जाती है कि ये गलत है, इसने अगर नियम विरुद्ध किया है तो निश्चित रूप से उसका सीज होगा। लेकिन धर्मेंद्र भाई क्या कारण है कि जब कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन कोई 2 दिन में, 2 महीने, 4 महीने तो नहीं होगा, महीने सालों लग जाते हैं। जब कंस्ट्रक्शन होता है जब तो कोई उसको रोकता नहीं है, और जब वो बन जाता है तो जाके सीज कर देते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि ये वास्तव में आपके प्रश्न आपने पूछा है, इसके माध्यम से लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उन लोगों का क्लियर होना चाहिए जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। निश्चित रूप से मैंने फिर आपसे कहा कि जो भवन का निर्माण है वो आवासीय और कॉमर्शियल नहीं होता, नक्शा पास है, वो नक्शे के अनुरूप ही निर्माण कर रहा है, नक्शे के अनुरूप निर्माण कर रहा है। अगर नक्शे वो यूज बाद में, फिर यूज जब वो कॉमर्शियल करना शुरू कर देता है, बिल्डिंग इसकी आवासीय है, अगर वो यूज कॉमर्शियल करता है तो उसको जाके हम सीज करते हैं नहीं। और फिर वो जब एफिडेविट दे देता है कि साहब मैं तो अब है ना मैं ऐसे रखूंगा साहब, तो उसके बिल्डिंगें खोली भी है, इसकी बिल्डिंगें खोली है, वो आज बिल्कुल वो बिल्डिंग ऐसी सुरक्षित पड़ी है कि मतलब वो यूज नहीं कर सकता। जिस दिन मास्टर प्लान लागू हो जाएगा, देखिए इसमें एक और कंसेप्ट है कि जो ये चीज है उसको भी व्यापारी को गलत नहीं समझना। ठीक है कि वो यूज नहीं करेगा, उसने जो कर लिया, अब उसकी बिल्डिंग वैसी पड़ी है, मास्टर प्लान में अगर वो कॉमर्शियल यूज हो जाता है उसको केवल पैसा जमा कराना आपका टैक्स का, और टैक्स जमा कराते ही उसकी बिल्डिंग रेगुलाइज हो जाएगी। तो निश्चित रूप से एक ये भी दिक्कत है कि जो लैंड है वो आवासीय से कॉमर्शियल नहीं हो रही, इसलिए भी दिक्कत आती है। ये तो वही तो कोई मास्टर प्लान की वजह से क्या था कि पहले भूपयोग परिवर्तन की मीटिंग हुई, 2 चीजें थी इसमें पद्धति। एक तो मास्टर प्लान में अगर कॉमर्शियल है तो मास्टर प्लान में अगर कॉमर्शियल दिखा रखा है तो उसका राइट्स था कि उसमें हमारी कोई मर्जी नहीं थी निगम की, तो वो आएगा अपना पैसा जमा कराएगा और अपना पैसा जमा करा के अपना कॉमर्शियल निर्माण कर लेगा। एक फिर इसके बाद है कि जो मास्टर प्लान में कॉमर्शियल नहीं है, इसका एक भूपयोग परिवर्तन की मीटिंग बना रखी थी, कमेटी बना रखी थी सरकार ने। तो ऐसे मामले जो मास्टर प्लान में कॉमर्शियल नहीं है वो भूपयोग परिवर्तन की मीटिंग हुआ करती थी। उसमें अगर वो 60 फुट की सड़क है, बाकी वो मार्ग अधिकार में छोड़ रहा है, अन्य चीजें उसकी अगर एसटीपी की राय आ रही है तो उसके आधार पर उसका भूपयोग परिवर्तन कर दिया जाता है। किंतु ये भूपयोग परिवर्तन रुक गया। रुक क्यों गया? क्योंकि गुलाब जी कोठारी वाली रूलिंग में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जो मास्टर प्लान में कॉमर्शियल नहीं है उसको आप कॉमर्शियल नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो मास्टर प्लान में करें। इसके कारण जितना भूपयोग परिवर्तन की मीटिंगें थी वो होना बंद हो गई। अगर भूपयोग परिवर्तन की मीटिंगें होती रहती तो निश्चित रूप से इस प्रकार की चीज ही नहीं होती। मतलब ये जो निर्णय आया हाईकोर्ट का उससे भी काफी दिक्कत है। ये चीजें बंद है। इसके लिए सरकार ऊपर भी गई है, सुप्रीम कोर्ट भी गई है, आई है। अब वो क्या निर्णय होता है उसमें देखें। धर्मेंद्र भाई इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके दोनों कार्यकाल, मतलब आपके पहले वाला कार्यकाल 5 साल का और ये कार्यकाल, ये बहुत सफल रहा। और सफल इसलिए रहा कि भाई आपके कार्यकाल के दौरान कभी भी साधारण सभा में कोई हंगामा नहीं हुआ और पार्षदों का जो आप इशारा करते थे वैसा वो मानते भी थे। तो और है ना, मैंने खुद ने भी ये महसूस किया कि जो आप तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे, लेकिन जो कांग्रेस के पार्षद है वो ज्यादा आपसे खुश रहते थे, तो इसका क्या कारण रहा? नहीं, मेरे से कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के पार्षद खुश रहते थे। कांग्रेस के कुछ ज्यादा खुश रहते थे। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्षद खुश रहते थे। अच्छा। और हर बोर्ड में रहा है। मैंने तो कई बार उदाहरण भी दिया कि विपक्ष के नेता भी जो हम सब साथ ही रहते थे। देखो इसके सीधा एक फंडा है। अब
एक लड़े राजनीतिक जीवन में, हाँ, तो होती है कि अरे देखो हाँ, राजनेता तो लड़ते हैं, हाँ, अब हम साथ चल रहे हैं, हाँ, तो भी बात चल रही है साथ ही क्यों चल रहे हैं। हाँ, तो निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि कभी भी हाँ, झगड़ा क्यों होगा, हाँ, झगड़ा होने का है कि अगर आप असमानता बरतते हो। तो हमने सीधा तय कर रखा था जब भी मैंने बोर्ड है कि नगर निगम एक हमारा परिवार है, अधिकारी और पार्षदगण हमारे और एक बिल्कुल परिवार के रूप में चलते हैं। इनको जो निर्माण का जो फंड था वो बिल्कुल सबको समान रूप से देते थे। तो समान रूप से फंड देने पे फिर ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकता कि कांग्रेसी वार्ड में ज्यादा दे दिया कि बीजेपी वार्ड में ज्यादा दे दिया। इसलिए हम समान रूप से फंड रखते थे। अगर वो जेन्युइन समस्या लेके आ रहा है उसकी समस्या का निराकरण करते थे। तो एक जनप्रतिनिधि अपने मेयर से क्या अपेक्षा करता है, वो ये अपेक्षा करता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो। उसके क्षेत्र के विकास में अगर मेयर किसी प्रकार का कांग्रेस और बीजेपी नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसके पास कोई लड़ने का कारण नहीं रहता। इसलिए आपने कई बार देखा हो, तो ये तो छोड़ो आप, हर ऑफिस के अंदर यूनियन भी होती है। नगर निगम में यूनियन देखी क्या आपने? क्योंकि मैं तो खुद ही यूनियन लीडर हूँ। मैं नगर निगम के किसी कर्मचारी की कोई समस्या है तो उसको मेरे कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, सीधा आजा अपनी समस्या बता। तो आज हमारे कोई मृतक आश्रित का चक्कर नहीं, कोई तनख्वाह बटने का चक्कर नहीं, मतलब सारा का सारा टाइम टू टाइम कार्यक्रम है। तो समस्या पैदा होने से पहले ही उसको खत्म कर दो। तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल अगर समान रूप से व्यवहार करेंगे तो मेरा मानना है कि सब मिलजुल के काम करते हैं। और ये मेरे सारे पार्षद भाइयों ने दिया, और उसका तो एक सीधा सीधा कोविड के अंदर भी आपने उदाहरण देखा कि सबने मिलकर कोविड के अंदर किया। आज भामाशाहों से सबने अपने अपने वार्डों में चलाई, पार्षदों ने जनता रसोई चलाई, पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में वो चलाया, गेहूं के हमने कट्टे वाले अक्षय पात्र से हमने वो रसोई की बाटी सारे समान रूप से पार्षदों ने ले जाके बांटा। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हमारा सबका मेल मुलाकात ठीक रहने से ये निगम के चला। धर्म भाई देखो, यूं तो राजनीति में कोई किसी का शिष्य नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता है ना। हमने देखा कई बार जो शिष्य होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके बारे में एक कहा जाता है कि आप ना देवनानी जी का आपको बहुत सहयोग मिलता है। और हमने देखा कि जब दोबारा आप मेयर बने थे, जब एक बराबर की जब पर्ची निकली तो उसमें भी देवनानी जी का कहते हैं, चूँकि मंत्री थे उस टाइम, उसमें काफ़ी उनका रोल रहा। तो मतलब क्या कारण है कि आपका जो झुकाव है वो देवनानी जी के प्रति ज़्यादा रहता है? देखो ऐसा है कि जो आपने अभी उदाहरण दिया, पहला बार तो मैं लॉटरी का क्लियर करना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि लॉटरी का इसलिए है कि बार बार एक चीज निकल के आती है कि साहब हमारी सरकार थी इसलिए मैंने लॉटरी दोबारा खुलवा ली, नहीं तो लॉटरी तो उनके पक्ष में खुली थी। ऐसा गलत है। अच्छा। अब इसके बाद तो वैसे भी इस बात को विराम लगाना चाहिए कि कोर्ट से फैसला हो गया और कोर्ट ने वहाँ की वीडियो मंगाई थी। 3 कैमरे थे। अच्छा। 3 कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे। तो तीनों कैमरों की वीडियोग्राफी वहाँ पहुंची है। कोर्ट ने वहाँ 1-1 मिनट्स की वो वीडियोग्राफी देखी है। और सबसे बड़ा है कि अगर उस सत्य को कोई आँच नहीं होती ना, तो उसमें जब पर्ची खुलने का था तो जिसने पर्ची को प्रदर्शित किया वो प्रदर्शित करने का टाइम दिख रहा था उस घड़ी के अंदर। अच्छा। अब वो घड़ी तो मैनेज नहीं हो सकती, वो घड़ी दिखाई है। यहाँ पे चैनल में 5 बजे ही न्यूज शुरू हो गई, पर्ची खुल रही है 5:25 में और 5 बजे दिखाते जीत गया। जो 5 बजे कुछ हुई नहीं, 5:20 पे हमारे दोनों के साइन हुए कि क्या लॉटरी खोल दी जाए। तो हम दोनों सहमत हुए, उस पर साइन किए हैं। तो 5:20 से पहले तो लॉटरी खुलने का कारण ही नहीं, और चैनल 5 बजे दिखा रहा था लॉटरी खुल गई, लॉटरी खुल गई। तो इसलिए एक तो ये भ्रम है जो भ्रम दूर होना चाहिए, और फिर कोर्ट का फैसला आ गया वो अंतिम। फिर दूसरा रहा कि शिष्य और गुरु, वो निश्चित रूप से आपने कहा कि इसमें कोई शिष्य गुरु नहीं। जब देवनानी जी आए थे तो पहले मैं तो उससे पहले उपसभापति था यहाँ पे, है ना। तो निश्चित रूप से सब मिलकर काम करते। और मेरा तो जहाँ तक मेरा खुद का है कि मैं व्यक्तिनिष्ठ नहीं हूँ, पार्टीनिष्ठ हूँ। अच्छा। पार्टी है, कमल का फूल है। आज धर्मेंद्र जिसके साथ भी कमल का फूल होगा उसके हम साथ रहेंगे। तो निश्चित रूप से कमल के फूल के साथ हैं, और ताली दोनों हाथों से बजती है। वो मेरा सहयोग करते हैं, मैं उनका सहयोग करता हूँ। मैं उपसभापति पहले था तो मैंने वो आए तो मैंने विधायक में किया, फिर उन्होंने मेरे को सभापति बनाना, मैंने फिर विधायक में किया, उन्होंने फिर मेरे को सभापति बनाना, मैंने फिर किया। तो अभी तो एक मेरा अकाउंट चढ़ा हुआ है आपका। लेकिन देवनानी जितना है ना आपका भी मेलजोल देवनानी जी से, उतना आपका अनीता बघेल जी से नहीं रहता, वो भी तो आपकी पार्टी की हैं। ऐसा है कि देवनानी जी और अनीता बघेल जी का जो है हम दोनों में है। आप तो मेयर है ना, आप तो मेयर है ना, तो भाई आपके लिए तो दोनों बराबर होने चाहिए। मेरे सुनो, आज भी देवनानी जी ने कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं की कि करें। आपने हमेशा अभी 5 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 5 साल में मैंने जितना मैंने जो कहा ना कि एक जो पॉलिसी रखी हमने कि पार्षदों को समान रूप से फंड दिया। तो जब दक्षिण में मैंने पार्षदों को फंड दिया तो दक्षिण में दिया ना मैंने। अच्छा। और उत्तर में दिया तो उत्तर में दिया। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव न कांग्रेस में किया, कांग्रेस से किया, न बीजेपी से किया, न अनीता बघेल से किया, न देवनानी जी से किया। बिल्कुल समान रूप से अजमेर शहर के विकास के लिए, अजमेर शहर की जनता के लिए हमने इस चीज को किया। धर्म भाई, ये
मतलब अभी आप मेयर हैं और आपका ये 21 या 24 को जब भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके बाद में जो अजमेर के मेयर का जो पद है वो SC महिला के लिए आरक्षित है। तो अब स्वाभाविक है कि जो मेयर नेक्स्ट बनेंगी, जब भी चुनाव होंगे तब SC महिला के होंगे। तो मैं आपकी पार्टी की तरफ से आपको 3 नाम बता रहा हूँ। यदि मान लो पार्टी आपसे ये पूछे कि धर्मेंद्र जी आप बताओ किसको अजमेर का मेयर बना दिया जाए पार्षद बनने के बाद। एक नाम है अनीता बदेल जी का, जो अभी MLA हैं। दूसरा नाम है श्री प्रियशील जी आडा, जो आपके शहर अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी जो है उनके लिए। और तीसरा जो अभी हाल ही में प्रदेश मंत्री बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वंदना नोगिया, जो अजमेर की जिला प्रमुख भी रही हैं। तो आप बताएं कि इनमें से किन की सिफारिश करेंगे आप? ऐसा है कि मैं सिफारिश करने वाला कोई नहीं। अच्छा। अब किसका भाग्य उदय होगा वो एक भविष्य के गर्भ में है। अच्छा। निश्चित रूप से आप ये देखें कि एक कई बार क्या हम क्यास लगाने लग जाते हैं कि भाई यही नाम आएंगे, क्योंकि वो हमारे को ऑरा में वही दिख रहे हैं नाम। कोई पता नहीं। जब अनीता जी बदेल ने पहली बार चुनाव लड़ा था 2000 में, तब उनको कोई नहीं जानता था। वंदना नोगिया जी जो पिछली बार लड़ी थी उनको कोई नहीं जानता था। तो निश्चित रूप से ऐसा है कि कोई भी नया भी अवतरित हो सकता है। पहली बात तो है कि SC महिला का वार्ड कौन सा खुलेगा। अभी ये लॉटरी, अभी उसकी लॉटरी नहीं खुली। SC महिला का खुलेगा। पार्टियां किसको टिकट देगी, वोट देने के बाद जनता उसमें से किसको चयन करेगी। जनता के चयन करने के बाद किसका बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड में से फिर किसका पार्टी उस बोर्ड में से जीती हुई SC महिला जो भी जीतेगी वो, तो उसमें जो बीजेपी की बहुमत आया बोर्ड में, तो बीजेपी अगर उसमें जीती हुई तो वो 4 होगी 5 होगी, तो 4 या 5 में से कौन सी SC महिला के लिए निर्णय होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। अभी समय से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। किसका भाग्य उदय हो रहा है, आप 3 नाम बता रहे हो। संभवतः हो सकता है कि कोई बनने वाली मेयर अपने घर में बैठी हो, उसको पता भी नहीं होगा कि वो मैं मेयर बनूंगी। जब वंदना नोगिया जी बनी थी तब इनको कल्पना नहीं थी कि मैं जिला प्रमुख बनूंगी। तो निश्चित रूप से किसका भाग्य कब क्या उदय होगा कोई अभी भविष्य के गर्भ में। धर्मेंद्र भाई, अब मेयर का आपका पूरा, मैं सोचता हूँ 10 साल का कार्यकाल अब पूरा हो गया। दोबारा तो मुझे कोई उम्मीद लगती नहीं कि आपका मेयर बनोगे आप। मेयर पद के लिए तीसरी बार की तो उम्मीद नहीं है ना आपकी इस बार? हाँ नहीं, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम भी भविष्य के किसने देखा? अच्छा, आपके मतलब कभी जनरल सीट वापस हो जाएगी, क्या पता भविष्य में। भविष्य में क्या होगा, पार्टी क्या आदेश देगी। अच्छा, लेकिन ये 5 साल तो नहीं बनोगे ना, अगले 5 साल। ऐसी महिला में होनी इसलिए नहीं बन सकता। अब मैं समझना चाहता हूँ कि भाई इसमें अब आप करेंगे क्या? मतलब आप एडवोकेट हैं तो क्या आप वकालत करेंगे, आप सक्रिय राजनीति में रहेंगे, या फिर अपने पुत्र के साथ में जो भवन निर्माण का जो काम, इंजीनियरिंग का काम है वो करेंगे? देखो 3 चीजें हैं। मैं वकालत हूँ, वकालत करता हूँ सन 90 से। तो मैं वकालत ही करूँगा। अच्छा। एक दूसरा है कि वकालत के साथ जिस पार्टी ने मेरे को मान दिया, सम्मान दिया, तो जब मैं पिछली बार भी एक 5 साल खाली था मेरे, 2010 से 2015 में, तो उस पार्टी का मैं शहर का महामंत्री था। तो हमने संगठन का भी काम किया, तो इसलिए संगठन का भी काम करेंगे और वकालत का भी काम करेंगे। जहाँ तक तीसरा प्रश्न है कि बच्चे के साथ मिलकर इंजीनियरिंग करेंगे, तो मेरा है कि आप तो मेरे को शुभकामनाएं दो कि आपके इस छोटे भाई के घर में सीर अलग अलग आनी चाहिए ना। हम दोनों मिलकर एक जगह से सीर क्यों लें? मैं वकालत से लूंगा, वो निर्माण से लेगा। निश्चित रूप से दोनों आएंगे सीर। और एक मेरा बेटा तीसरा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील, तो तीनों हो तो तीनों तरफ से आनी चाहिए। ईश्वर की लक्ष्मी की कृपा अगर बरसना चाह रही है तो बरसनी चाहिए। मैं धर्मेंद्र भाई, मैंने इस बात की पूरी कोशिश की कि जो दर्शक जो चाहते हैं, जो अजमेर के लोग जो चाहते हैं, वो सारे सवाल आपके सामने रखो, और आपने इसमें कोई दो राय नहीं, अपने व्यवहार के मुताबिक, अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक उनके सटीक जवाब भी आपने दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका जो मेयर का कार्यकाल पूरा समाप्त होने के बाद में आपका जो आगे का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी आपको शुभकामनाएं। आप मेरे शो में आए, आपका बहुत बहुत